अब अरिस्टोटल जो है वो मेटाफिज़िक्स से हट करके एथिक्स की तरफ आते हैं। तो जैसे अरिस्टोटल ने किया है कि पुराने सारे थिंकर, जैसे हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने पूरा एक वॉल्यूम अपने सारे थिंकर्स की मेटाफिज़िक्स को लाए, थेरीज से लेकर के और प्लेटो तक सब लाए, और उसमें जो डिफेक्ट थे उनको छोड़ते गए, जो डिफेक्ट नहीं थे, जो अच्छी चीज़ें थी, उनको इकट्ठा करके उन्होंने अपना बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया। सारी चीज़ों को, सारों को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ऑल ग्रीक थिंकिंग ये सारी आकर के अपनी फाइनल स्टेज में, अपनी कंप्लीशन स्टेज में अरिस्टोटल में पहुंच गई। उन्होंने ग्रीक थिंकर के, जितने भी बड़े बड़े थिंकर के, उनके किसी भी मेरिट को नहीं छोड़ा। सब में जो जो मेरिट था वो वहाँ से ले लिया। नाउस को इन्होंने गॉड बना दिया, जो नाउस था उसका, कि नाउस थी लॉजिकल, वो नाउस भी लॉजिकल था यहाँ। तो ऐसे ही अरिस्टोटल ने क्या काम किया कि जब वर्चू पर विचार करने लगे तो उन्होंने सब लोगों को लिया। इवन जिन लोगों को प्लेटो ने बिल्कुल नकार दिया था, उनको भी अरिस्टोटल ने लिया। सोफिस्ट का ये कहना था कि हर एक आदमी साइकोलॉजिकली, किसी आदमी के पास जाओ साइकोलॉजिकली तो क्या चाहता है? सुख चाहता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो, या वो काम कर रहा हो, रैंडम वर्क कर रहा है, सुख नहीं चाहता। एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जी पंखा तो मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है कि बिना सुख के ही काम करे जा रहा है, चाहे सुख है या दुख है पता नहीं इसको। लेकिन जो कॉन्शियस आदमी है, जो जानबूझ के आदमी है, वो क्या करेगा? वो वही काम करेगा जिससे उसको सुख मिल रहा हो। तो इसलिए सोफिस्ट ने कहा कि जिस चीज़ से आदमी को सुख मिलता हो वही उसके लिए मॉरल है। जब आदमी की लाइफ का एम ही सुख प्राप्त करना है, तो जिस चीज़ से आपको सुख मिलेगा उसी को आप कहेंगे मेरे लिए तो यही मॉरल है। तो अरिस्टोटल ने जो सुख की कल्पना है वो इनसे भी ले ली, जिनको हमने बिल्कुल ये कहा था कि ये लोग, इन्होंने तो सबको इमोरल बना दिया। बल्कि प्लेटो ने कहा कि मेरा दिल करता है कि तुम्हारे एक थप्पड़ लगाऊं, इसी से मुझे शांति मिलेगी, तो तुम इसी को नैतिक मानोगे क्या? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? लेकिन एरिस्टोटल ने उनसे भी ये ले लिया। उसने कहा कि सुख जो है ये आदमी की लाइफ का, लेकिन उसने परिवर्तन कर दिया कि ये सुख जो है ये क्षणिक और भौतिक सुख नहीं है। भौतिक सुख ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्षण का भी हो सकता है, जो और 1-2 दिन का भी हो सकता है, 1-2 दिन तक रहेगा। तो ये सुख जो है ये भौतिक सुख नहीं हो सकता। सोफिस्ट निकट तो पहुंच गए थे कि नैतिक काम होगा जिससे सुख मिले, लेकिन ये सुख जो है स्पिरिचुअल सुख है, आत्मा को आनंद देने वाला। तो वो चीज़ जो आत्मा को आनंद देगी उसको हम मोरल कहेंगे, एथिकल कहेंगे। आनंद तो आदमी के लिए। तो इसने सोफिस्ट से भी ले लिया एरिस्टोटल ने। इसने अपने सुकरात ने कहा था कि नॉलेज ही वर्चू है। जो आदमी ज्ञानी है वो पाप और पुण्य में भेद कर सकता है, इसलिए ज्ञानी आदमी हमेशा वर्चू की तरफ आएगा। इसलिए उसने कहा कि नॉलेज इज़ वर्चू, ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है, इससे बड़ा सद्गुण नहीं हो सकता। तो इसने वो भी वहाँ से ले लिया ज्ञान का। लेकिन आगे आके इसने जब आगे एक्सप्लेन करेगा तो उसने कहा कि मैं वर्चू को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक इंटेलेक्चुअल वर्चू, एक मॉरल वर्चू। ये इंटेलेक्चुअल वर्चू वो है जिसको सोक्रेटिस कहते थे। ये सोक्रेटिस वाली वर्चू जो है ये वो है जो डिस्क्रिमिनेट करने की पावर देगी। अब उनने प्लेटो से कहा कि अब हमारे गुरु आए प्लेटो ने कहा कि सुकरात वाली वर्चू की डेफिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार इंटेलेक्चुअल भी रोग हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने ये बात बहुत स्पष्ट बात में कह दी, इंटेलेक्चुअल कैन ऑल्सो बी रोग, देयरफॉर इंटेलेक्ट इज नो वर्थ।
ज्ञान वर्चू नहीं है, क्योंकि ज्ञानी आदमी भी बदमाश और लोफर हो सकता है। और आज के युग में तो देखो कि जो ज्ञानी आदमी है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, वही जानता है कि एटीएम का ताला जो है वो किन चीज़ों से तोड़ा जा सकता है और अंदर उसके कौन सा तेज़ाब डाला जा सकता है, ताला गल जाए। बेपढ़ा लिखा आदमी, अज्ञानी आदमी चोरी नहीं कर सकता एटीएम में। तो आज के युग में तो इसकी बात ठीक हो रही है कि जो ज्ञानी आदमी है वो भी बदमाश हो सकते हैं। तो इसलिए अरिस्टोटल ने इसको दो हिस्सों में बांटा। अब प्लेटो जब आए तो प्लेटो ने जो बात कही थी कि उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गुरु जी ठीक कह रहे थे, लेकिन उसमें प्लेटो ने 4 वर्चू दे दिए, तो इन्होंने एक एक वर्चू को देखना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने 4 वर्चू दिए, उसमें 3 तो वर्चू जो है वो आत्मा का गुण है और एक वर्चू जो है तीनों के ऊपर सुपरवाइज करता है वो। अब आत्मा के गुण क्या क्या हैं? आत्मा का एक गुण तो है विजडम, ज्ञान, तो एक वर्चू जो है वो तो विजडम होगी। उसके बाद आत्मा का दूसरा गुण है ब्रेवरी, वेलर। इसको उन्होंने करेज में कहा कि करेज आएगी, जिनके अंदर वेलर का गुण है, करेज है। और एक लोग जो हैं ऑर्डिनरी आदमी, वहाँ टेम्परेंस आएगी, थोड़े थोड़े भावना आएंगी, थोड़े थोड़े पैशन आएंगे, थोड़ी थोड़ी बुद्धि आएगी, तो दोनों चीज़ों का समलगम इनमें बनेगा। उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने वो अपने एक लाला की बाप को दे ही दी थी। तो इसने कहा कि तीनों जो हैं इनके जब अलग अलग देखते हैं, तो जब ये तीनों चीज़ें ठीक तरह से एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, बल्कि विजडम अपना काम करती रहेगी, वेलर अपना काम करती रहेगी, तो उसने कहा जस्टिस तो जब ही प्रिवेल करेगा। और प्लेटो ने इसी के आधार पर अपनी स्टेट की थ्योरी बना दी थी कि जब वाइज मैन जो हैं गार्जियन होंगे, फिलोसफर जो हैं गार्जियन होंगे, और वो वेलर के साथ मिल जाएंगे, उनमें टकराव नहीं होगा। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिल जाएंगे तभी संसार का कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा ये वेलर जो है, इसके साथ आप विजडम को मिलाना चाहते हो, लेकिन कहीं इसके मिलाने का तरीका तो दिया ही नहीं मेरे गुरु ने। तो ये तो आपस में टकराते रहेंगे। क्षत्रिय ब्राह्मण को, जिसके अंदर वेलर है वो तो विजडम वाले के 2 थप्पड़ मारेगा, उसके पैसा छीन लेगा। और जो विजडम वाला है वो कोशिश करता रहेगा इसके खिलाफ। पुलिस में अच्छी अंग्रेज़ी जानता है, अच्छी हिंदी जानता है, तो वो पुलिस में बढ़िया रिपोर्ट बना कर उसके खिलाफ भेजेगा। तो इन सब को जोड़ने का तरीका तो दिया ही नहीं गुरु ने। तो ये जो वैल्यूज़ जो हैं ये यूटोपियन कल्पना बन करके रह गए। ऊंचे ऊंचे आदर्श जो बनाते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। मानवता की लाश धरी है आदर्शों के ताजमहल में। आदर्श इतना बना के खड़ा कर दिया आपने, ताजमहल बना के खड़ा कर दिया, लेकिन क्या है उसके अंदर? जब जाओ तो इस आदर्श साहब में क्या होगा कि 2 अंदर लाशें रखी हुई हैं मानवता की, एक शाहजहाँ की, उसकी पत्नी की। तो जब आदर्श ऊंचे हो जाते हैं तो जीवन में प्रैक्टिकली में नहीं आ सकते वो पूज्य तो बन जाते हैं। गीता को लोग कपड़े में लपेट करके घर में आरती तो कर लेते हैं, लेकिन गीता के आदर्शों को जीवन में सब उतारना मुश्किल है। तो ये अरिस्टोटल बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। ये अपने गुरु की तरह कल्पना की उड़ान बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए प्लेटो की जो थ्योरी बनाई रिपब्लिक की, उसको जब बाद वालों ने कहा कि प्लेटो की स्टेट तो यूटोपियन है, कल्पना में बनेगी, एक्चुअली नहीं बनेगी। तो इन्होंने कहा कि गुरु ने आदर्श तो, वैल्यूज़ तो अच्छी दे दी, लेकिन उन वैल्यूज़ को कैसे प्रैक्टिकल में लाएं, प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ये नहीं बताया उसने। तो इसलिए जब प्रैक्टिकल में नहीं आ सकती तो फिर वो मॉरल वैल्यू नहीं बन सकती, वो कल्पना के आदर्श बन कर रह जाएंगे। और जब आदर्श बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊं, तो जीवन में घटियापन आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म बनना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने भी कहा कि जब हमने आदर्शों को प्रैक्टिकल में उतारना है, तो प्रैक्टिकल में उतारने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वर्च्यू के मानी क्या है। वर्च्यू के मानी जो हैं, जो जिस चीज़ की नेचर है, जो जिस चीज़ का स्वभाव है, उस स्वभाव को अगर वो सुचारू रूप से लागू करते हुए और परफेक्शन की तरफ जा सके, तब तो वो वर्च्यू है।
और अगर वो सुचारू रूप से उसको लागू नहीं कर सकता तो वर्च्यू नहीं है, यूटोपिया है, कल्पना है, कपोल कल्पित। तो इन्होंने उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए कहा कि इसको प्रैक्टिकल में लाने का एक ही तरीका है, इन वर्च्यूज जो हैं इनका कोई मिडिल पाथ निकालो। उसने कहा कि एक आदमी जो है वो वेलर में क्या करता है कि सामने शेर आ रहा है और वो जा कर के शेर के मुंह में हाथ घुसा देता है कि इसकी जीभ पकड़ लूँगा। तो कहते ये वेलर नहीं है, ये फूड हार्डीनेस है, मूर्खता। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आदमी बड़ा साहसी है, हम ये कहेंगे कि आदमी जानता है कि शेर के मुंह में हाथ दिया तो शेर वहीं दांतों से काट के हाथ काट लेगा, पकड़ लेगा। तो उसने कहा कि ये वेलर नहीं है, ये मूर्खता है। इसी तरह उसने विजडम का कहा, ये हमने पहले भी कह दिया था कि एरिस्टोटल ने विजडम को, प्लेटो की विजडम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इन्होंने कहा एरिस्टोटल ने कि वाइज मैन क्या करते हैं कि वो सोचते ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने ये कदम उठाया तो इससे ये हो जाएगा, ये कदम उठाया तो इससे ये हो जाएगा, अगर मैं इधर को गया तो पुलिस यूँ कहेगी, अगर तो बैठे बैठे सोचता रहेगा जब तक एंड पे ना पहुंच जाए तब वो कदम उठाएगा। तो फार साइटेडनेस क्या है, वो फाइट आदमी को बिल्कुल ही बना देती है निकम्मा। और अगर आप विजडम को यूज़ ना करो तो आप ऐसे काम कर जाओगे जो आपको, तो उन्होंने कहा इसका मध्य मार्ग निकालो, विजडम का और एक्चुअल काम करने का जो कमिटमेंट टू डीड। तो प्रैक्टिकल को जब तक नहीं लाओगे आप, तब तक प्रैक्टिकल को लाने के लिए मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो टेम्परेंस है उनमें दोनों चीज़ें मिली होती हैं, उनके अंदर इमोशंस भी होता है, उनके अंदर पैशंस भी होते हैं, और उनके अंदर विजडम भी थोड़ी सी होती है। तो विजडम से कहाँ उनको कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, अगर ये नहीं पता लगेगा तो आदमी जो है वो पैशन में बह जाएगा, वो इमोशंस में बहता चला जाएगा। और कंट्रोल करना है तो कितना करना है, ये मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने कहा कि रियल वर्च्यू जो है जब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आएगी तो उसको मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि वर्च्यू का लक्ष्य एक ही होगा जो सोफिस्ट ने दिया है, सुख। तो इन्होंने भी यही कहा कि वर्चुअस आदमी वो है जो सुखी है, और सुखी आदमी वही हो सकता है जो वर्चुअस हो। तो इन्होंने इसके लिए दो तरह की कहा कि आत्मा जो है, आत्मा के गुण जब देखते हैं तो आत्मा को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। एक वो आत्मा जो वाइज आत्मा है, विवेकी आत्मा, और एक वो आत्मा जो अविवेकी है। जो विवेकी आत्मा है वो हमेशा ऐसी तरफ जाएगी कि उसको परमानेंट सुख कहाँ मिलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ लोगों ने कहा है वही बात सुख, कि एक आदमी के पास पैसा है और एक आदमी के पास फेम है। तो जिस आदमी के पास पैसा है वो पैसा कभी भी लूट सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। उससे आदमी जो है हमारे यहाँ जैसा हमारे ऋषियों ने दिए हैं एग्ज़ाम्पल, ऐसी एग्ज़ाम्पल तो उनके पास नहीं थे, लेकिन वो कह सकते हैं कि भाई जो है, जो वाइज मैन है वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि हम वो चीज़ प्राप्त करें, वो सुख प्राप्त करें जो बहुत देर तक चलने वाला हो। एक सुख ऐसा है जो, तो इसने कहा कि फ्रेंडशिप का जो सुख है वो बहुत दीर्घकालिक है। जो दोस्ती का सुख है, उस दोस्ती के सुख को आदमी सारी ज़िंदगी में निभा सकता है, लेकिन जो पार्टनर बनाए सेक्स के लिए कितनी देर निभाएगा वो सारा। तो इसी तरह से वाइज मैन जो है वो देखेगा जो देर तक, तो उनका फेम जो है देर तक रहने वाली है। एक आदमी वो कहता हमारा लड़ने के लिए गया वहाँ, हेलन ऑफ द ट्रॉय की लड़ाई में लड़ने के लिए गया, हरकुलिस। उसने जा कर के वहाँ सारी उस ट्रॉय को तबाह कर दिया अकेले आदमी ने, और हमारे हनुमान जी की तरह से। तो उसका आज तक वहाँ हरकुलियन टास्क, जो बहुत मुश्किल काम होता, कहते हैं हरकुलियन टास्क है। तो हरकुलिस की फेम आज तक मौजूद है। और जिन्होंने वहाँ लूट मार करके वहाँ खूब उनके मुर्गे और भेड़ें और जो थी वो खा ली, उनका नाम आज कोई जानता ही नहीं। तो फेम ज़्यादा दिनों रहने वाली है, मनी इतने दिनों रहने वाला। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वाइज मैन हमेशा प्रेफर करेगा परमानेंट सुख को।
जो सुख दीर्घकालिक है उसको प्रेफर करेगा, और जो दीर्घकालिक सुख है जो उसको वो फिर ज़िंदगी में कभी उसको दुख नहीं आने देगा। 10 साल तक तो सुख आएगा नहीं, दुख आएगा नहीं, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है कि 10 साल तक वो उसका सुख एंजॉय करेगा। इसने प्लेटो वाली बात को भी कही कि प्लेटो ने जो कहा था हमारे गुरु ने कि बच्चे भी स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिस दिन कोई बच्चा पैदा हो उसको चाइल्ड नर्सरी में ले जाओ, ताकि कोई बाप अपने बच्चे को पहचान ना सके। बच्चे के मोह के कारण से आदमी सारे पाप करते हैं। तो अरिस्टोटल ने कहा कि ये संभव ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके कैसे सुख देना चाहते हैं लोगों को। उसने कहा आप सारी प्रॉपर्टी, मकान है उसका, उसको आपने स्टेट ने ले लिया, उसकी कार है स्टेट ने ले ली, तेरी कार ने। लेकिन वो कहता है जो मुंह में दातन है वो एक दूसरे की झाड़तन से वो दूसरा आदमी कैसे दातन करेगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आपको रखनी पड़ेगी। फिर उनका कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। मेंटल प्रॉपर्टी को कैसे आप समाज में सोशलाइज कर दोगे। एक आदमी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जब कलकत्ता में गया तो मूंगफलियाँ बेचा करता था, और वो कलकत्ता में जाके जो मूंगफली बेचने वाला था वो बिरला जितना बन गया करोड़पति। तो ये जी इसकी प्रॉपर्टी है कि उस मनी को इतना अर्जित कर दिया, इसको कैसे आप सोशलाइज करोगे। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज़ आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी क्वांटिटी तो देख सकते हैं कि 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा छोटा कर दो। जैसे उसने कहा कि मुझे बताओ कि मेरी जो दातन है उसको दूसरा आदमी कैसे सोशलाइज कर लोगे। आपने यहाँ तो कर दिया कि भाई एक चीज़ रख दो, कार रख दो, जिसको ज़रूरत होगी यहाँ से ले जाएगा, जब ज़रूरत नहीं है यहीं खड़ी रहेगी, स्टेट की कार है। लेकिन दातन को कैसे सोशलाइज कर दोगे। तो क्वांटिटी तो है, इतनी प्रॉपर्टी हम सोशलाइज करेंगे, इतनी नहीं, बाकी नहीं कर सकते। उसने कहा कि वर्चू का एक ही काम है, वर्चू का काम है परमानेंट सुख की प्राप्ति करना। अब वर्चू का लेवल इसी से बनेगा। मैंने ऐसे सुख तलाश किए जो 10 साल तक मुझे आनंद है, लेकिन एक आदमी ने ऐसा सुख तलाश किया जो 1000 साल तक उसकी, तो वो आदमी ज़्यादा वर्चुअस होगा। तो वर्चू का संबंध तो जोड़ दिया उन्होंने, जो सोक्रेटिस जोड़ते थे कि वर्चुअस आदमी ही सुखी हो सकता है, जो वर्चुअस नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। अब इसके जो साथी थे उन्होंने इस चीज़ों में इन्होंने भी दोष निकालना शुरू किया। तो पहला दोष तो यही था। अब वैसे इसने कहा कि जो वाइज मैन हैं वो बहुत कम होते हैं दुनिया में। फिलोसफर्स आर रेयर इन दिस वर्ल्ड। जिनके पास विजडम होती है कि सिर्फ विजडम से ही काम लेंगे, तो वो संसारिक जीवन में फेलियर हो जाते हैं। वही बात जो प्लेटो ने अपने सोफिस्ट को जवाब दिया था कि फिलॉसफी शैल नॉट मेक यू रिच बट डेफिनेटली शैल टेल यू द आर्ट ऑफ डिग्निफाइड लिविंग। शान से, सम्मान से, आत्मिक सुख के साथ कैसे जीना है ये फिलॉसफी बताएगी आपको। आपको रिच नहीं बनाएगी, क्योंकि विजडम ये कहेगी कि वो सुख ढूंढो जो आत्मा का सुख है। और जब हम आत्मा का सुख ढूंढने लगते हैं तो मटेरियल सुख उसमें अड़चन बन जाते हैं। तो चलिए, सुख तो खोजिए आप, आत्मा का सुख, लेकिन कल देखेंगे। वर्चू बहुत लंबी चौड़ी है। वर्चू 2 तरह की बनाई इन्होंने। पहले तो कहा कि इंटेलेक्चुअल वर्चू और मॉरल वर्चू में बहुत अंतर है। तो पहले तो ये हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल वर्चू कौन सी हैं और मॉरल वर्चू कौन सी हैं। फिर इसने एक और काम कर दिया। इसने कहा कि पर्सनल मॉरलिटी और है, सोशल मॉरलिटी और है, निकोमेशियन एथिक्स और है, और सोशल एथिक्स और है। तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा काम बना दिया। और अभी तो हम यही देखेंगे कि इनके चेले जो कह रहे हैं कि मिडिल पाथ कैसे निकालें गुरु महाराज। चीज़ों का मिडिल कैसे निकलेगा तो बड़ा मुश्किल है। तो हम इस पर बात करेंगे कि मिडिल पास कैसे निकालें, मध्य भाव। उन्होंने कहा प्रैक्टिकल बनना है तो यही करो, नहीं तो कल्पना की उड़ान उड़ाते रहो, प्लेटो की तरह से कल्पना ही दुनिया में रहोगे। एक आदमी ये कहता था सदा सच बोलो, सदा सच बोलो।
बड़ा ऊंचा आदर्श बना के कर दिया था। उसने किसी से पैसे उधार ले रखे थे, वो उधार मांगने वाला वहाँ आया तो उसने अपने बच्चे से कहा कि कहते हैं नहीं घर में। तो बच्चा था, उसकी तो अकल थी। वो बच्चा कहने लगा, अंकल जी पापा कह रहे हैं घर में नहीं है पापा। उसने कहा, जो सच का प्रचार करता फिर रहा था आज ये सच बोल रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करोगे, देखो ना प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। तो ये सब चीज़ें हम कल देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम मॉरल बन सकते हैं या थ्योरी है मॉरलिटी की।